आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने एनडीए की नई परिभाषा बताई। आप भी सुनिए। एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। तो पीएम मोदी ने एनडीए की नई परिभाषा को गढ़ा तो सियासत बहुत गर्म आ गई है। कांग्रेस ने इसे नीतीश नायडू अलायंस का नाम दे दिया। आप सुनिए। इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। तो सुना आपने, एक तरफ नरेंद्र मोदी ने एनडीए की परिभाषा समझाई, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से उसकी परिभाषा बताने समझाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह भी है कि कांग्रेस एनडीए को नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस क्यों कह रही है। आइए इसको भी समझते हैं कि कांग्रेस के ये कहने या ये समझाने के पीछे का तर्क क्या। बिग बॉल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डाल लें तो जो एनडीए सरकार बन रही है, अगर हम उसमें बात करें टीडीपी जेडीयू के नंबर्स की, तो देखिए आप जो तेलुगु देशम पार्टी है 16 मेंबर्स हैं, उसके सांसद हैं, जेडीयू के 12 और कुल जमा 28, यानी कि ये 2 पार्टियां ही 28 सदस्यों को शामिल करा रही हैं एनडीए में। इसीलिए कांग्रेस की नजर यहां पर है। और क्यों डिपेंडेंट कहा जा रहा है आप जरा देखिए। बहुमत आप सबको पता है, 272 का बहुमत है। टीडीपी और जेडीयू सरकार से हटी, तो जैसा भी रवि ने बताया कुल मिलाकर इनके पास 28 सीटें हैं। तो अगर इस 28 को इसमें माइनस कर दिया जाए, जो 293 का आंकड़ा है, तो कितना बैठता है? 265 सीट बचेंगे। इसलिए नायडू और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस इसको कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और खास बात अगर देखा जाए तो नायडू और नीतीश के बिना सरकार चलाना संभव नहीं है। कांग्रेस की बार बार नजर इन्हीं 2 नेताओं पर है और यही वजह है कि जब एनडीए की परिभाषा अपने हिसाब से कांग्रेस की तरफ से बताई गई, जो आपने सुना, तो उसमें इन 2 नेताओं का, 2 पार्टियों का जिक्र प्रमुखता से किया गया। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो इस सरकार के गठन को लेकर जो परिभाषाएं बताई जा रही हैं उसे कैसे देखते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। चित्रा बाथम, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत आपका। सैयद अफजाल अब्बास, जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह सर, सवाल यहां पर यही उठता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी की परिभाषा, दूसरी तरफ कांग्रेस की परिभाषा, और हम तो आज सुबह यह भी एक बयान देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, ये सरकार 6 महीने साल भर में गिर जाएगी। यानी इंडिया अलायंस पहले से ही ये मान के चल रहा है कि ये जो सरकार बनी है ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कभी आजकल आप किसी हाईवे पे जाएं तो ट्रक्स के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह समझ लीजिए। तो ये स्थिति है इनकी, ये इसी प्रकार की बातें करेंगे। और हमारे पंजाब में फ्रंटियर के जो लोग हैं, वहाँ पे कहावत है, उसको कहते हैं डाची का थुन। ऊँटनी जब रेगिस्तान में चलती है तो उसका थुन लटकता है और लोमड़ी पीछे पीछे ये सोचकर चलती है कि बांस का टुकड़ा अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, और पूरा रेगिस्तान पार हो जाता है। लोमड़ी का जो हाल होता है, परंतु कोई थुन गिरता नहीं। तो क्या है कि इनको अब कुछ और सूझता नहीं। अब ईवीएम पे भाना ठीकरा फोड़ सकते नहीं, अब इलेक्शन कमीशन को गाली गलौज कर सकते नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब ये कहेंगे नहीं, ये नायडू साहब या नीतीश बाबू गठबंधन तोड़ देंगे, चले जाएंगे। ठीक है, अब इनको असल में इसी सपनों में रहना है, इसी दुनिया में रहना है तो रह सकते हैं, परंतु ये गठबंधन 5 साल काम करेगा और डट के काम करेगा। और ये प्री पोल अलायंस है, ये कोई ये नहीं कि मजबूरी
में चुनाव के बाद जो अलायंस बना हुआ है, तो इसलिए 5 साल डटकर काम करेगा और अच्छा काम करेगा और उसके आउटकम भी अच्छे होंगे और ऐसा गठबंधन होगा जो दुनिया याद करेगी और देश याद करेगा कि इतना बढ़िया काम किया उन्होंने। ठीक है आरपी सिंह जी, यानी कि जो अलायंस है इसकी मजबूती पर आपको पूरा विश्वास है। चित्रा बाथम जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। चित्रा जी, आखिरकार क्यों आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस परिभाषा के पीछे आपकी कांग्रेस की इंडिया अलायंस की उम्मीदें भी टिकी हुई है? रवि जी, आपको मेरी आवाज है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही स्पष्ट। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि एनडीए में जो इंडिया शब्द इन्होंने 3 बार इस्तेमाल किया है, न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, तो इंडिया को एक्सेप्ट करने का जो काम इन्होंने किया है, सबसे पहले बधाई मैं इनको इस बार में देना चाहूंगी। क्योंकि आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ था विपक्ष की ओर से, तब बीजेपी और उसकी ट्रोल आर्मी ने ही इंडिया शब्द को किस तरीके से रिजेक्ट किया था, कहा था कि ये गुलामी की निशानी है और हमें इसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो आज जब एनडीए की सरकार बन रही है तो इंडिया शब्द 3 बार इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम ये मानते हैं और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि एनडीए जो 1.0 अलायंस आज की तारीख में फॉर्म हुआ है, जो सरकार बनाने जा रहा है, वो एक पोस्ट अलायंस है। इंग्लिश में एक कहावत है, इट इज द ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ओके, आप अगर देखें नहीं, एक बार जरा इसको समझाइएगा। पोस्ट अलायंस आप कह रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम भी समझना चाहते हैं, हम भी चुनाव कवर करते हैं, पार्टियों का गठन होता है, आपने कहा पोस्ट अलायंस है एनडीए, कैसे? मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको एक एक करके सारी स्पष्टीकरण दूंगी। मैं इसलिए इसको एक पोस्ट अलायंस का नाम दे रही हूँ क्योंकि अगर आप देखें, भले ये प्री पोल अलायंस था, लेकिन जब ये चुनाव में गए थे तो दोनों तरफ से जो मुद्दे लेके गए थे ये जनता के बीच में, ये पूरे डाइवर्स मुद्दे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम का कार्ड कम्युनल तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन के खिलाफ, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू खुले मन से कह रहे थे कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन तो वो देंगे ही। तो क्या मैं इसे ये मानूं कि प्रधानमंत्री मोदी अब बैकडोर मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? दूसरी बात, जातिगत जनगणना जब हुई थी बिहार में, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इट इज एन आई वॉश, और वो इस कास्ट सेंसस को नहीं मानते हैं। आज जेडीयू की डिमांड है कि कास्ट सेंसस पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इससे सहमत रखेंगे? आप कृपा करके प्रधानमंत्री जी का एक सुना दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं होना चाहिए। स्पेशल स्टेटस, झूठ बोलो, आंध्र प्रदेश स्पेशल स्टेटस। नहीं देखिए, अब ये सब मुद्दे चुनाव में हो चुके हैं। नहीं देखिए चित्रा जी, हमारे पास समय सीमित होता है। चुनाव में जिन भाषणों को हमने बार बार सुना उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल बहुत सपाट था कि इस सरकार के गिर जाने की अब वजह क्या देखते हैं, आपने उसका जवाब मुझे नहीं दिया। सैयद अफजाल अब्बास जेडीयू के नेता, अब चलिए दूसरे मेहमान से पूछ ले, जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अफजाल साहब, इंडिया गठबंधन के नेताओं को इतना कैसे भरोसा है कि नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे? मतलब नीतीश कुमार हर मंच से कह रहे हैं कि हम साथ हैं, हम पहले चुनाव साथ मिलकर लड़े, सरकार चलाएंगे, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या इन्होंने मन में सोच लिया है कि नीतीश कुमार गिरा देंगे 6 महीने में या साल भर में सरकार? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि ये किसी कीमत पे ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा प्री पोल अलायंस था और इसके पहले हम लोग आज से नहीं 1995 से ही मैं समझता हूँ कि समता पार्टी जब से के वक्त से ही है भारतीय जनता पार्टी से और इंडिया के अलायंस में हम लोग हैं। ये तो एक लंबा हमारा एक संबंध रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये टूटने कोई सवाल ही नहीं पता रहा। सवाल इंडिया अलायंस की बात करने की बिल्कुल सही है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इसकी पहल की थी, लेकिन क्यों छोड़ा गया, क्या नतीजा है, कौन कौन भाग रहा है आपके सामने, इस पर भी तस्करा करने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये ख्वाब देख रहे हैं, ये सोच है, इस उम्मीद पर जिंदा है या उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों में रिफ्ट पैदा हो जाएगा तो फिर इसे हमको समर्थन देंगे। ऐसा होने नहीं जा रहा। बट नीतीश कुमार जी ने कहा, बार बार कहा, कल भी कहा, अभी भी कह रहे हैं, पार्टी के सारे लोगों ने कहा कि हम एनडीए के साथ मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और हम रहेंगे। अब किसी को सपना देखना, ख्वाब देखना तो देखे, उसके लिए आप रोक नहीं सकते हैं। और कोई इसमें कोई, अब चूंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद से जब तक सरकार गठन नहीं होती है, इस तरह के शगुफे छोड़े जाएंगे और लोग छोड़ते रहेंगे।
मैं समझता हूं कि इस पे चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। एकदम एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। ठीक है सैयद अफजाल साहब, जैसा आपने बोला कि चाहे किसी को ख्वाब देखना हो, सपना देखना हो, वो देखता रह सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जी भी है। राजेश जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कांग्रेस का इंडिया अलायंस का ये ख्वाब है, सपना है, जो कि अगले 5 साल तक तो पूरा होने वाला नहीं है, जो बॉडी लैंग्वेज कल चाहे नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू की नजर आई है? देखिए, अगले 5 साल के दौरान क्या होगा ये अभी से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत ये पक्की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अलायंस गठबंधन सरकार को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। पहली बार वो गठबंधन सरकार चलाएंगे। उनके सामने चुनौतियां आएंगी क्योंकि उनका मिजाज नहीं है कि अपने अलावा किसी दूसरे को अगल बगल में रखें, लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के 2 बैसाखियों के सहारे वो चलेंगे। याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार चला रहे थे तो उनके पास उनके बारे में कहा जाता था कि वो लचीलापन अख्तियार करते हैं। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता को अपने साथ लिया। जॉर्ज फर्नांडिस तमाम सेक्युलर पार्टियों को छोड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का समर्थन किया। उस दौरान हिंदुत्व का एजेंडा भी चला। उड़ीसा में दारा सिंह ने 2 ईसाई छोटे बच्चों को और उनके पिता को जिंदा जला दिया, वो जेल में है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने उसमें कोई हाथ पीछे नहीं खींचा। सत्ता सबसे बड़ा गुरु होता है। इन दोनों नेताओं को सत्ता चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए, मंत्रालय चाहिए। ये तभी टंगड़ी लड़ाएंगे अगर ये जो ख्वाब इंडिया वाले देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देख रही है कि ये सरकार लुढ़क जाएगी, ये तभी मुमकिन है, ठीक है, जब इनके वोट बैंक को कुछ खतरा होगा। मुसलमानों का वोट चाहिए चंद्रबाबू नायडू को भी और नीतीश कुमार को। ठीक है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल यह है कि ज्यादा फ्रिजाइल कौन है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? क्योंकि इंडिया गठबंधन के भी घटक दल लड़ते लड़ते चुनाव लड़े आपस में, और उसके बाद आप देखिए आम आदमी पार्टी ने भी तुरंत चुनाव के बाद अपना एक स्टैंड साफ किया है विधानसभा चुनाव को लेकर। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, कांग्रेस भले ही नीतीश और नायडू अलायंस कह रही है, लेकिन गठबंधन पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए, वो भी बहुत जरूरी है। बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे। इट्स अ ट्रू स्पिरिट always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. तो लगातार नीतीश और नायडू को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं आखिर कितने भरोसेमंद हैं मोदी के इन्फैक्टर। या आप जरा समझिए ग्राफिक्स के जरिए। आप जरा देखिए 1996 एनडीए का हिस्सा बने, 2014 की बात की जाए तो एनडीए से अलग हुए, बिल्कुल। और आगे 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने, और जीते भी। 2017 में एनडीए के साथ फिर वापस आए, और 2022 में फिर से आरजेडी के साथ चले गए। और देखिए 2024 में एनडीए के साथ आ गए। हालांकि याद भी करना होगा कि जो अगुवाई की गई थी इंडिया अलायंस को बनाने की, उसमें प्रमुख नाम नीतीश कुमार का भी था। अब बात करते हैं टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की। 1998 का जिक्र करते हैं जब एनडीए की सरकार का हिस्सा थे। 2019 की बात की जाए तो 2018 में देखिए एनडीए से वॉकआउट कर दिया था और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था इन्होंने। 2024 में वो फिर से एनडीए का हिस्सा बने, यानी कि एनडीए में वापसी हो गई। और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ पहले भी साथ चलने, सरकार बनाने, सरकार चलाने, चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है। सिंह साहब, सवाल यही है कि अगर सिर्फ मैं नीतीश कुमार की बात कर लूं फिलहाल के लिए, तो नीतीश कुमार ने सिर्फ एक ही चुनाव आरजेडी के साथ लड़ा और वो गठबंधन कुछ समय तक के लिए चला। बाकी चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, ये सारे चुनाव बीजेपी के साथ एनडीए में रह के उन्होंने लड़े, सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। फिर भी ये प्रश्न चिन्ह बार बार क्यों आ रहा है सामने कि कब तक नीतीश सबके रहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि इनको ये सपना देखने की आदत है, सपना देखते रहें। सच और हकीकत ये है, और ये मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू जी दोनों के दोनों अब बिल्कुल मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, मोदी जी का साथ दे रहे हैं, और स्पष्टता से
कल के जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं उससे भी बड़ा स्पष्ट होता है कि किस प्रकार के मन के भाव हैं नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी के। उससे बड़ा क्लैरिटी से निकल कर आता है कि आगे दिशा क्या रहने वाली है। हाँ, ये कहना कि मोदी जी को एनडीए चलाने की या अलायंस पार्टनर के साथ काम करने की आदत नहीं है, ये मिथ्य है। अभी आपके सामने अगले 6 महीने में बड़ी स्पष्टता से दिख जाएगा किस प्रकार से बढ़िया सरकार चलेगी। और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कि उनको आदत नहीं है, ठीक नहीं है। राजेश भाई पुराने दोस्त हैं, परंतु किसी की कैपेसिटी पर डाउट करना या किसी के ऊपर आक्षेप लगाना अच्छी बात नहीं। पर ठीक है, अब उनका अपना एक व्यू पॉइंट है। एक मिनट सिर्फ एक पत्रकारिता का सवाल कर रहा हूँ राजेश भाई, सवाल कर रहा हूँ और अब सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जाने चाहिए। आप इससे चिंतित मत होइए। अच्छा, सवाल राजेश जी उनको पूरा कर लेने दीजिए। सवाल पूछेंगे, राजेश जी पूरा कर लेने दीजिए, अपनी बात को रखने दीजिए एक बार। मैंने आपको एक बार भी टोका सर, आप मेरे पे टिप्पणी कर लेना जो आपको ठीक लगे, उसमें क्या दिक्कत है, पुराने दोस्त हैं हम लोग। परंतु जो मूल बात है कि एजेंडा क्या होगा वो है इशू। और मैं सिर्फ ध्यान में डाल दूं कि आंध्र प्रदेश में भी जब चुनाव लड़ा गया है इस बार, वह एक एनडीए के मैनिफेस्टो के अंतर्गत लड़ा गया, अधीन लड़ा गया है। और वही एनडीए का मैनिफेस्टो लागू होगा आंध्रा के अंदर भी। पूरा मैनिफेस्टो सबके सामने स्पष्ट है। ठीक है राजेश जी, आपने जो बात की, मैं अपना एक क्वेश्चन ऐड करता हूं। मैं चाहता हूं कि उस बात को कंप्लीट करें जो बात आपने उठाई थी कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को एनडीए गवर्नमेंट चलाने का अनुभव नहीं था। लेकिन अगर गठबंधन की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जब पावरफुल थे तब भी नीतीश कुमार को बिहार में उन्होंने फुल लीड करने के लिए कहा भी। आप पीछे अगर देखें तो सरकार उन्होंने चलाई, जब भी साथ रहे। और हमें भी महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, शिंदे सरकार वहां चल रही है, बावजूद इसके कि बीजेपी वहां बड़ी पार्टी है। क्या ये जो एडजस्टमेंट, ये मैनेजमेंट, ये तालमेल एनडीए को चलाने के अनुभव के रूप में आप नहीं देखते? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जिस तरह से अब तक सरकारें चलाते आ रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से गुजरात से निकल के दिल्ली में अपनी जगह बनाई, उससे एक बात तो तय होती कि फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर है, वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। लेकिन उनका यह अनुभव नहीं है दूसरों को अपने बगल में, सत्ता का जो हैंडल है उसमें दूसरे का हाथ हो। अगर ये उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि ये दो पार्टनर्स जो है सत्ता के हैंडल में अपना हाथ रखें, तो ये सरकार चलेगी। क्योंकि कंपैरिजन अटल बिहारी वाजपेयी से जो होता है वो होता रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो मैं कह रहा हूं कि उनको अलायंस या गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मैं उन पर कोई आक्षेप लगा रहा हूं। ये तथ्य मैं कह रहा हूं कि वो अगर अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे और सत्ता में बराबरी का हिस्सा अपने अलायंस पार्टनर को देंगे तो चलेगी। जहां अलायंस पार्टनर को लगेगा कि सत्ता में उनकी कोई से नहीं है, तब ये फिर थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाएगा। ये मैं कह रहा था, आरपी सिंह जी, कोई व्यक्तिगत आक्षेप की बात ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, इस पर हम जवाब भी लेंगे आरपी सिंह जी से कि जो सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी, इस पर मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन चित्रा बाथम जी, आप जरा बताइए, 3 ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अब जो सूरत हाल है, कल प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 3 ऑप्शंस आपके सामने, क्या अब अगले 5 साल आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाएंगे, इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे, या फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने जैसा कहा कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयारियां करिए, इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को अपने साथ आगे जोड़ लिया जाए, वक्त आने की जो बात कही जा रही थी? देखिए, राजनीति में सारी पॉसिबिलिटीज को हमें देखना पड़ता है और जैसा वक्त दिखाएगा उस हिसाब से हमें वो रोल प्ले करना पड़ता है। तो भले वो एक मजबूत विपक्ष का हो या आने वाले दिनों में हमारे सामने जो भी चैलेंजेस होंगे या पॉसिबिलिटीज होंगे, अकॉर्डिंगली हम उसका डेफिनेटली एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश नायडू डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जैसे अलायंस है, वो इसलिए नहीं चलने वाली है क्योंकि जातिगत जनगणना जो एक अहम मुद्दा है नीतीश कुमार जी के लिए, और 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि 6 महीने के अंदर, जैसे अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन 25 में तो दिल्ली का भी चुनाव है, आम आदमी पार्टी एक घटक टूट गया, वो कह रहा हम अकेले लड़ेंगे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 1 मिनट। जी, तो जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होगा वही इंप्लीमेंट होगा। इनके पास आज एनडीए की सरकार के पास कोई मिनिमम कॉमन मिनिमम प्लान नहीं है जो इन्होंने डिफाइन किया है, और उन्होंने ये बताया है जनता को कि ये किस हिसाब से एक कंसेंसस लेके आने वाले हैं, या मुस्लिम रिजर्वेशन हो या कास्ट सेंसस हो या अग्निपथ
स्कीम हो, जिसके बारे में चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी दोनों बोल चुके हैं कि उसको रोल बैक करना पड़ेगा। इसके साथ ही स्पेशल स्टेटस और आंध्र प्रदेश, ठीक है अब्बास साहब ये सारी बातें सुन रही है, बहुत सारे सवाल हैं कि इस मुद्दे पर क्या होगा, उस मुद्दे पर क्या होगा, और यहां तक कि 25 के चुनाव का भी हवाला दिया जा रहा है कि 25 में बिहार के चुनाव तक भी साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। आप कुछ ऐसा क्या कह सकते हैं अपनी तरफ से, जेडीयू की तरफ से, कि भाई जेडीयू ज्यादा कंफर्टेबल बीजेपी एनडीए में है, इंडिया अलायंस में नहीं है? कुछ ऐसी ठोस बात बता सकते हैं क्या दर्शकों को? आखिर ऐसा क्या हो गया कि वहां से मन फटा इधर आ गए? बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उधर सेट नहीं हो पाए, हुआ क्या? देखिए 18 साल के आसपास मैं समझता हूं कि हो गया। मैं 19 साल नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता संभाले हुए, लेकिन मैं 2.5 से 3 साल निकाल दिया जाए तो कंटिन्यूअस लगातार वो माननीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी इत्मीनान से उन्होंने सरकार चलाई। कहीं ऐसा कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बीच में कुछ बातें आई जिसकी वजह से हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहते हैं तो बिहार में अमन चैन और शांति बनी रहती है। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा, उससे बेहतर होता है कि जहाँ हम हटते हैं तो कहीं ना कहीं लोग यही शिकायत करते हैं कि जहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का हालत बुरा होता है। तो ये तो कहने के मैं मजबूर हूँ कि एनडीए में बेहतर तरीके से शासन करने का नीतीश की बात, ठीक है, बेहतर तरीके से एनडीए का एक्सपीरियंस। लेकिन एक बड़ा छोटा सा जवाब आपसे चाहिए अफजाल साहब, ये बताइए इस वक्त पोर्टफोलियो को लेकर, कैबिनेट मंत्री पद को लेकर खींचतान मची है, अगर मनमाफिक बात ना बन पाए जेडीयू की तो आगे क्या करेंगे आप? देखिए, मैं सबसे बड़े पार्टी का एक छोटा इतना सा सिपाही हूं, मैं पार्टी का एक नेता हूं, पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि पोर्टफोलियो शेयरिंग के मसले पे कोई ऐसा विवाद होने नहीं जा रहा है। मैं नीतीश कुमार जी के साथ, मुझे भी 14-15 साल हो गया उनके साथ रहते हुए, उनके मिजाज को मैं समझता हूं। आप मानते हैं कि दिया है कि सरकार में साथ देंगे सीट? आप मानते हैं कि इस विषय पे भी पार्टी बहुत आराम से सरकार के साथ वो समन्वय कर लेगी, आराम से सिंह साहब, लेकिन निगोशिएट हो जाएगा। लेकिन सिंह साहब, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से प्रश्न उठाए गए कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चाहे वो टीडीपी हो चाहे जेडीयू हो, उनके डिफरेंसेस बढ़ेंगे। अब उसमें चाहे अग्निवीर योजना शामिल कर लें, जातीय जनगणना की बात कर लें, आरक्षण के विषय को भी वो जोड़ रहे हैं, इसमें कई सारी चीजों का जिक्र किया उन्हें। इस पर आप लोग कैसे देखते हैं? क्या एनडीए के अंदर ऐसी नीतियां बनेंगी, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जिस पे कल तक जो विरोध था वो सहमति में बन जाए? पहली बात तो इंडी अलायंस को अपना घर संभालना चाहिए। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं, वहां पर इनके जो कांग्रेस के नेता हैं, बाजवा साहब आप आदमी की सरकार के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने कह चुके हैं ऑलरेडी कि ये 3 महीने की सरकार है, हम 32 एमएलए के हमारे संपर्क में और हम तोड़कर फरे करेंगे सरकार को, एक तरफ करेंगे सरकार को। तो ये तो अपना अलायंस संभाले, अपना अलायंस से संभालना नहीं। दिल्ली के अंदर उन्होंने अलायंस करने संभाला कर दिया, परंतु मूल बात समझिए, मैंने जो कहा था इन्होंने ध्यान से सुना नहीं, शायद ऊंचा सुनती है या ध्यान नहीं लगता। जो एनडीए का मैनिफेस्टो, नहीं साहब, ऐसा निजी टिप्पणी नहीं, ऐसा निजी टिप्पणी सर, मैंने बड़ा स्पष्टता से कहा, क्योंकि मैंने कहा कि मजबूर है ये लोग। नहीं आएंगे चित्रा जी, आपके पास आएंगे, एक बार सिंह जी को पूरा कर लेंगे। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि आंध्रा के अंदर हम लोग एक मैनिफेस्टो में लड़े थे, हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो पेश किया था एनडीए का, आंध्रा के अंदर हम सरकार का हिस्सा है, वही मैनिफेस्टो लागू होगा। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है और उसके आगे जो मामले होने हैं, उस मामले में बड़ा स्पष्टता से कह चुके हैं मोदी जी और बाकी लोग हमारे कि वह होगी। वो सुनिश्चित, अमित शाह जी के इंटरव्यू सुन लीजिए, बड़ी स्पष्टता से कह चुके हैं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु क्योंकि एक आपने बाउंडर खड़ा करना है और जो तो आप मान रहे हैं कि ये जो सवाल है इनका कोई अर्थ नहीं। लेकिन राजेश जोशी साहब, सर ये यूसीसी का भी मामला है, जनसंख्या नियंत्रण के कानून है, कई कड़े फैसले लेने की भी बात पहले हमने चुनाव प्रचार में देख ली है। तो वो राह अब कितनी कठिन आपको दिख रही है? सिंह साहब चाहे जो भी कहें, लेकिन अब चूंकि एक गठबंधन है जिसमें 2 बड़े नेताओं की बड़ी भूमिका है, एनडीए जो इस वक्त का है वो बिल्कुल अलग है पिछली बार से। तो आप कैसा रास्ता देखते हैं इन बड़े फैसलों को लेकर जिसका खूब प्रचार किया गया चुनाव के दौरान? देखिए, ये बहुत ही सब लोग इस बात को जानते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एक खास विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या सत्ता में हैं, और उसका फायदा हिंदुत्ववादी संगठनों को उनको हो रहा है। अब 2014 और 2019 से ये सरकार इस मायने में फर्क है कि इसकी स्टीयरिंग पे दूसरे लोगों के भी हाथ होंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या जिस गति से बुलडोजर चला करके हिंदुत्व का रथ आगे बढ़ रहा था, क्या उसी गति से बढ़ेगा या कम हो जाएगा? लोग इस खाम ख्याली में ना रहें, गलतफहमी में ना रहें कि अब ये नरेंद्र मोदी की सीटें या बीजेपी की सीटें कम हो गई तो हिंदुत्व जो है वो खत्म हो जाएगा, वो इररिलेवेंट हो गया है, उसके हिसाब से चुनाव नहीं। चलिए ठीक है, इस थॉट को कंप्लीट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यह है, लेकिन उस गति से की गति जो है उतनी तेज नहीं रहेगी। हो सकता है हिंदुत्व खत्म ना हो, लेकिन वो उसकी ठीक है, यानी कि रफ्तार जो पहले थी वो जरूर कुछ कम हो जाएगी। चित्रा माथम जी, जरा एक बात बताइए, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, चाहे अग्निवीर हो, यूसीसी का मसला हो या फिर स्पेशल स्टेटस को लेकर मसला हो, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इसको लेकर एनडीए में खास तौर पर जो दो बड़ी बैसाखी कहा जा रहा है, जेडीयू को और टीडीपी को, इसमें एक गैप आता हुआ नजर आएगा? और ये जो गैप है, ये एक आप मौके के तौर पर देखेंगे, आपको लग रहा है ऐसा? उससे पहले मुद्दों की राजनीति के ऊपर इनके डिफरेंसेस तो होने ही वाले हैं, जैसा मैंने पहले भी स्पष्टीकरण दिया है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एनडीए अलायंस के ऊपर कितना भरोसा इन्हीं के लीडर्स का है, वो मैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इनके नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि एनडीए को कोलिशन गवर्नमेंट रन करने का बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए बीजेपी को विपक्ष में बैठना चाहिए। उसके साथ ही जिन्होंने इनके साथ पहले अलायंस किया हुआ था, उन्होंने कहा है कि अगर स्पीकर टीडीपी या जेडीयू का नहीं होता है। चलिए ठीक है, कोलिशन की बात हो रही है। अफजाल साहब से एक आखिरी टिप्पणी देखिए। अफजाल साहब, जो लगातार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर 23 साल से है, लेकिन कोई कोलिशन सरकार को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको विश्वास है इस बार की ये कोलिशन की सरकार चल पाएगी, 5 साल रन करेगी? देखिए, सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन कुछ इश्यूज पे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, जो कि कुछ बिल्कुल सही यूसीसी की बात है या फिर अग्निवीर की बात है, लेकिन इन सब समस्याओं को देखते देश के प्रधानमंत्री है और जनता की मांग है, तो उसमें कोई उस पर विचार करने में कोई दिक्कत तो आप कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी उसका भी हल होगा विचार से, बैठक से, जो कि एनडीए का एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा सबके लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।